जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो आपके लिए लेके हम आए हैं, जो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था बैदुत फ्लक्स। और बैदुत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी थी अच्छे से। उम्मीद है सभी बच्चों ने तैयार कर ली होगी। और आज का टॉपिक है हमारी गॉस की प्रमेय। और इस गॉस की प्रमेय से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और कुछ एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के हम वीडियो में गॉस की प्रमेय सीखेंगे, गॉस की प्रमेय का निगमन सीखेंगे और हो सकता है एक आध अनुप्रयोग करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है। हेडिंग डालोगे सभी बच्चे गॉस की प्रमेय। तो जो गॉस की प्रमेय होती है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था बैदुत फ्लक्स क्या होता है। बैदुत फ्लक्स का फार्मूला सभी को याद होगा, फाई ई इक्वल टू ए ई कॉस थीटा। ए ई कॉस थीटा, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लेंगे। फाई ई इक्वल टू ए ई कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो फाई है ये बैदुत फ्लक्स रहेगा, और ये जो एरिया, उस एरिया से क्या गुजर रहा है, बैदुत क्षेत्र ई गुजर रहा है। यानी कि किसी पृष्ठ से कुछ बैदुत बररेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं, बैदुत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय के बारे में सीखेंगे। सभी बच्चे डालेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, देखो ये कोई बंद पृष्ठ है। यदि ये कोई क्या है, कोई बंद पृष्ठ है और इसके भीतर मान लेते एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। गॉस की प्रमेय क्या कहती है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई बंद पृष्ठ हैगा, ठीक है। यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित है, यानी कि यहां पर एक क्या है, एक आवेश रखा हुआ है। इस गोले के भीतर एक आवेश है। अब बताओ मुझे, इस आवेश से बैदुत बलरेखाएं निकलेंगी। सब तरफ के लिए क्या निकलेंगी, बैदुत बलरेखाएं निकलेंगी। अधिक से अधिक निकलेंगी, जितनी भी निकलेंगी। जब इस आवेश से बैदुत बलरेखाएं निकलेंगी तो ये किससे निकल के जा रही है, यहां पर ये किसी पृष्ठ से निकल के जा रही है। तो यहां पर ये पृष्ठ से निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैदुत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बैदुत बलरेखाओं की संख्या को बैदुत फ्लक्स कहते हैं। और ये मैंने बताया था, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला बैदुत फ्लक्स, ठीक है। यानी कि कोई आवेश इसके भीतर उपस्थित हैगा, कोई गोला है ये, जैसे कि वॉलीबॉल, उसके भीतर कोई आवेश रखा है। उस आवेश से क्या निकल रही है, बैदुत बलरेखाएं निकल रही हैं। और ये जब बैदुत बलरेखाएं इससे निकल के आ रही हैं तो ये पृष्ठ से गुजर रही हैं, और पृष्ठ से गुजर रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैदुत फ्लक्स से बोलेंगे। तो यहां पर यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल बैदुत फ्लक्स, यदि गॉस की प्रमेय कहती है, यही परिभाषा है इसकी मैं जो आपको बता रहा हूं। यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला बैदुत फ्लक्स फाई ई और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। फिर समझेंगे, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो बैदुत फ्लक्स फाई ई होता है, उस पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। ये सभी बच्चे याद कर लें। अगर इसकी परिभाषा ये लिखोगे, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल बैदुत फ्लक्स फाई ई, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला बैदुत फ्लक्स फाई ई और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यहां पर जो ε0 है ये निर्वात की बैदुतशीलता है। ये पहले चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले टॉपिक में बताया था। निर्वात की क्या है, ये बैदुतशीलता है। क्या है बच्चों, बैदुतशीलता। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। और इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। न्यूटन यही होती है, नहीं कूलाम का स्क्वायर वैल्यू होती है यहाँ पर। कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, याद रखेंगे इसकी वैल्यू। पहले टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया है। और इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख लोगे आप लोग, और छोटा सा एक चित्र बना लोगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चित्र यही बन जाएगा सेम बिल्कुल। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। अपने आप से नोट्स बने हुए सबसे प्यारे नोट्स होते हैं। प्लस क्यू, ये कोई पृष्ठ है, इससे बैदुत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, फाई। इसके भीतर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू। उसका कितना होगा, 1/ε0 गुना होता है। इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, सभी बच्चे साथ के साथ लिख लेंगे, टाइम की बचत होगी। यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ब्रैकेट में या फाई ई लिख दोगे, ठीक है। यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, क्या लिख दोगे, Q, ठीक है, जितना भी आवेश है Q, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, कौन होता है, वैद्युत फ्लक्स। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई। गॉस की प्रमेय यहां से स्टार्टिंग करना है। यदि किसी पृष्ठ के भीतर यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फार्मूला गॉस की प्रमेय याद रखना, फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 है, ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। इसकी वैल्यू 8.85 गुना 10⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका निगमन करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लोगे जिसको लेना है। तो वहां प्यारे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे आप लोग, क्या, गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन या सत्यापन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय का निगमन, सत्यापन करेंगे गॉस की प्रमेय कैसे आती है। सबसे पहले यहां पर एक काम करेंगे, माना एक गोला है जिसके केंद्र पर, माना एक गोला आर त्रिज्या का है, कितनी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का। माना उन्हें अपने आप लिख लिया करो, अपने आप से लिखना सीखो, बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे आप लोग, ठीक है, इंटर क्लास में आ गए हो। माना एक गोला आर त्रिज्या का, उसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण गोले की किसी भी सतह पर एक बिंदु ले लिया है हमने P, ठीक है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो पहले टॉपिक में ही मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। और इस बिंदु P के कोई सतह पर, मान लेते हैं ये कोई सतह है बिंदु P, इसके परिता का मतलब होता है ओले पास, इसके परिता एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक छोटा सा एरिया ले लिया है, ठीक है। यहां पर ये एक एरिया ले लिया, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, और यहां पर ये वैद्युत क्या है, एक अल्पांश क्षेत्र क्या लिया है, DA लिया है, कितना लिया है, DA अल्पांश क्षेत्रफल। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक। अब यहां पे ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो एरिया, वेक्टर ऑफ एरिया है जो, ठीक है, उसकी दिशा किधर है, वो भी इधर को है। तो यहां बताओ थीटा बराबर कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ बच्चा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर माना अपने आप लिख लोगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी गोल आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर उपस्थित है। माना, ये लिख लोगे, मैं बोले देता हूं, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर उपस्थित है। गोले की किसी सतह पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परावैद्युतांक के ले लेते हैं, ठीक है, Q/r²। यहां कैपिटल है तो कैपिटल लेंगे, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। परिभाषा आप लिख लोगे, माना एक बिंदु प्लस क्यू आवेश कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर उपस्थित है। गोले की किसी सतह पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो तीव्रता ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे लिखोगे, क्या लिख दोगे आप, माना बिंदु P के परिता, माना बिंदु P के परिता एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक अल्पांश क्षेत्रफल DA लिया गया है। इस अल्पांश क्षेत्र से, इस अल्पांश का मतलब बहुत छोटा सा सूक्ष्म, अल्पांश
क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर रेटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, आप उस चीज पे ध्यान दें। माना बिंदु कोई परिता ले लिया, इस गोले के ओले पास उस अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फाई ई इक्वल टू कितना, ए ई कॉस थीटा, ए ई कॉस थीटा। यहां से देखोगे आप फाई ई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए ई कॉस थीटा। ए एक एरिया होता है और यहां पर एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल लिया है वो कितना लिया है, डी ए लिया है। कितना लिया है, डी ए, और ई कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री। उम्मीद है ये बात समझ में आती है। फाई इक्वल टू ए ई कॉस थीटा होता है, तो ए क्या, एक क्षेत्रफल है, और अब हमने यहाँ कितना क्षेत्रफल लिया है, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया, तो ए की जगह जितनी भी वैल्यू होगी वो रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल लिया है वो डी ए लिया है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक, ई कॉस थीटा कितना है, दोनों एक ही दिशा में, कोई एंगल नहीं बनाया, 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है, सभी बच्चों को पता होगा, डी ए ई कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई इक्वल टू डी ए ई, ये आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। अब ये जो गोला है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे अल्पांशों से, यानी कि डी ए डी ए डी ए डी ए। तो पूरे गोले से, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। यहां पर थोड़ी सी गलती होगी, मिस्टेक होगी बेटा, यहां पर जो फाई ई होगा, ये जो फाई ई होगा वो डी फाई होगा। कितना होगा, डी फाई होगा। याद रखने वाली बात है, अभी बताते हैं, जो होगा डी फाई ई होगा, क्योंकि छोटे से एरिया से छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, छोटे से एरिया से छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, जिसको हम डी फाई बोलेंगे। को डी ए है और कुल हो जाएगा फाई, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे कुल, यानी कि ऐसे लिख लोगे, संपूर्ण गोले से, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, और यहां पर जो डी ए है उसका क्या हो जाता है, समाकलन। और ये सांप के गले में हाथ डालोगे, यानी कि गोले का, संपूर्ण गोले का जो समाकलन है वो डी ए सबका योग, यानी कि जिसका योग करना है उसे डी ए इंटू कितना ई। तो समाकलन किसका होना है, यहां पर डी ए का होना है, तो ई ले आओ आप बाहर, और यहां हो जाएगा समाकलन डी ए। याद रखना प्यारे बच्चों, जो समाकलन जो डी ए है ये पूरे गोले के लिए, डी ए सबका योग करोगे तो सबका क्षेत्रफल आएगा, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है, जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या कितने, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम लोग वैल्यू रख देंगे फाई ई इक्वल टू ई इंटू, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आता होगा, एक एक स्टेप आप अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से समीकरण नंबर 1 से ई का मान लगा देंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण नंबर 1 से ई का मान लगाने पर, ई का मान लगाने पर, समीकरण नंबर 1 से ई का मान, ई यहां लिख दोगे भाई, यहां पर ई का मान लगाने पर। अब ई का मान लगा दोगे, नीचे का दिख रहा है, ई का मान लगाने पर, तो ई का मान लगा दोगे आप, फाई ई इक्वल टू, ई का मान समीकरण नंबर 1 से डालोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर जो है के है, जो यहां पर जो के का मान 1 लिया जाता है निर्वातीय वायु के लिए, ठीक है। तो यहां पर निर्वातीय वायु के लिए 1 होता, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ई का मान लगा दिया है, देखो ई का मान कितना है, Q/r स्क्वायर, ठीक है, ये ई का मान आ गया, इंटू कितना, 4 पाई
कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर देख लोगे ई का मान कितना है 1/4πε0 Q/r² इंटू आर, यानी कि जो 4πr² है वो चल रहा है इसके साथ, जो कट रहा है वो काट दोगे आप, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देख लोगे इसके बाद बस लास्ट हो गया है फाई ई इक्वल टू कितना बचा है, देखो 1/ε0 इंटू क्यू बचा है, तो पहले q लिख लेंगे इंटू 1/ε0 लिख लेंगे, ठीक है ना। यही क्या पढ़ाई थी मैंने गॉस की प्रमेय, यही क्या पढ़ाई थी मैंने गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है। यहां हो गया सत्यापन इसका। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और इसको अगर नहीं आ रही तो आप रिवर्स वीडियो को बैक करके देख लेंगे, और आप जब भी पढ़ा करिए तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, कुछ ना कुछ समझ में आए उसे नोट करते रहिए अपने से। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं आगे बढ़ता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पे आप लोग एक बात समझेंगे, जो मैंने आपको बताया था गॉस की प्रमेय, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके भीतर जो उपस्थित है, तो जरूरी नहीं है जो वैद्युत फ्लक्स हैगा फाई ई, ये जरूरी नहीं है कि इसकी आकृति गोल हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। यानी कि यहां पर कहोगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है और आवेश की किसी भी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कहां पर उसकी स्थिति, या तो प्लस क्यू आवेश यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आती हुई। उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, और आवेश की स्थिति क्या है वहां पर, कहां है रखा हुआ, यह भी निर्भर नहीं करता, बस उसके भीतर उपस्थित होना चाहिए, उसके भीतर उपस्थित होना चाहिए। चाहे ये जो है एरिया इसका जो बंद पृष्ठ है वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी होना चाहिए, जरूरी नहीं उसके गोल होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, 1 नंबर में आपको मिल सकता है क्वेश्चन हैगा एन वैद्युत द्विध्रुव। सभी लोग लिख लोगे, मैं बोल दे देता हूं, लिख लोगे, क्या लिख लोगे, एन वैद्युत द्विध्रुव किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर उपस्थित हैं, स्मॉल एन लिख लोगे, स्मॉल एन वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर उपस्थित है, भीतर स्थित लिख देते हैं, भीतर स्थित हैं, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर मिल सकता है ये क्वेश्चन। एन वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि कोई गोलीय पृष्ठ है, उस पे एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। ये एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव 1 हो गया, फिर कितना हो गया, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू 2 हो गए, डॉट डॉट ऐसे कितने एन वैद्युत द्विध्रुव है। एक बात बताइए, प्लस के कुल आवेश का, यानी कि फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 गॉस की प्रमेय कहती है, यानी कि किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है, कौन, वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बताइए कुल आवेश का, कुल आवेश, अब यहां कुल आवेश कितना है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू जोड़ोगे कैंसिल, प्लस का क्यू माइनस का क्यू कैंसिल, जितने प्लस आवेश होंगे उतने ही माइनस आवेश होंगे, तो कुल आवेश को जब जोड़ोगे तो संख्या वहां आवेश की कितने आएगी, 0। तो फाई ई इक्वल टू यहां लिख दोगे जो आवेश है वो कितना 0 होगा, आवेश 0 होगा, जितनी वैद्युत बढ़ाएं निकलेंगे उतनी आएंगे, मतलब यहां से ये इधर से यहां से यहां तक इनकी प्लस से स्टार्ट होती है वैद्युत बढ़रेखाएं और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं, तो बाहर तो निकलेंगी नहीं। जब वैद्युत बढ़रेखा किसी पृष्ठ से निकलेगी नहीं तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, Q यानी कि इंटू 0 हो जाएगा, किसी की भी गुणा 0 से करो, जब वैद्युत फ्लक्स यानी कि आवेश ही 0 हैगा तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0, यदि कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा,
कोई भी बैदोस फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर। ये पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार का करते हैं कि क्वेश्चन हैगा कि एक प्लस क्यू आवेश है, कोई एक प्लस क्यू आवेश किसी घन के केंद्र पर स्थित है। घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्लस क्यू आवेश किसी घन के केंद्र पर स्थित है, घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद कीजिए। यानी कि घन का मतलब होता है कोई कमरा आएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। उसके किसी बीच में उसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो एक फलक से गुजरने वाला, तो किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश का 1/ε0 होता है वैद्युत फ्लक्स। और जो वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, ये q × 1/ε0, ये कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। कुल का मतलब इसमें फलक कितने होंगे, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसकी दीवारें गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। 6 फलकों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये रहेगा। 6 फलकों से गुजरने वाला, ये कितने फलकों से है, 6 फलकों से गुजरने वाला, ठीक है। ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब मुझे एक फलक से निकालना है, कितने फलक से, एक फलक से, यहां लिख लोगे एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनकी फाई ई कुल है, 6 से क्या हो जाएगी, इसमें भाग हो जाएगी, यानी 6 फलकों से गुजरने वाला इतना है फाई ई, और एक फलक से तो बटे में कितना जाएगा, 6। यहां से ऐसे समझोगे, यानी कि जो 6 फलकों से गुजरने वाला है तो वो फाई ई है, और फाई ई होता है q × 1/ε0, यही तो होता है। अब एक फलक से, तो एक फलक के लिए क्या हो जाएगा, फाई ई अपॉन कितना 6, यही हो जाएगा, एक फलक से अपॉन में चला जाएगा। तो यहीं पर जो फाई की वैल्यू है, वो कितनी है, q अपॉन में कितना 6 आ जाएगा, × 1/ε0, ठीक है। 6 से भाग कर दोगे आप, यहाँ पे जितना भी आवेश दे रखा उसकी वैल्यू लगाओगे, 6 से भाग कर दोगे, ε0 की वैल्यू आपको पता होगी। एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे। और यहाँ तक रहने देते हैं आज का वीडियो, और अगले आने वाली वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग सीखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।